हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है जी एन त्रिपाठी एसटीडी सिविल सर्विसेज में। हम लोग ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 5 जल। इससे पहले वायु पढ़ चुके हैं, पृथ्वी के अंदर स्थल मंडल, ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। उसको जाके पढ़ें और ज्योग्राफी का एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें। तो ये शब्दावली है थलशाला। थलशाला किसे कहते हैं? यह छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम आहत होता है। डायरेक्ट पूछ सकता है पेपर में, तो देख लीजिए थलशाला किसे कहते हैं। ये हो गया। ये अपनी थलशाला बनाए हैं इस तरीके से है। एक बड़े जार के 1/4 भाग में मिट्टी भरकर उसे अच्छी तरह दबा दें। इसके ऊपर हामुस की एक पतली परत लगाएं। पहले सबसे बड़े पौधे लगाएं, तदुपरांत उसके चारों ओर छोटे पौधों को व्यवस्थित करें। इसमें जल की फुहारा छिड़कें, जार को बंद कर दें। पत्ती एवं मिट्टी के द्वारा वाष्पित जल संघनित होकर जल की बूंदों के रूप में नीचे गिरता है। मतलब ये बताएंगे कि वाष्पन के बाद से जल कैसे बनता है और जल की बूंदें कैसे दिखती हैं। फिलहाल चैप्टर पे चलते हैं। जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? मतलब जल कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे वायु बहुत इम्पोर्टेंट है, हर पृथ्वी पे हर चीज़ हमारे लिए जीवन जीने के लिए हर चीज़ ज़रूरी है। तो वैसे ही जल भी एक बहुत ही ज़्यादा उपयोगी चीज़ है। अगर जल नहीं है तो पृथ्वी पे जीना संभव नहीं है। आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। वह जल कहाँ चला जाता है? जैसे छोटे छोटे गड्ढों में जो जल होता है, धूप उगती है और उसके बाद से वहाँ से वो जल गायब हो जाता है। जल वाष्पित होकर एयर में मिक्स हो जाता है। सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है और ठंडा होने पे जल वाष्प संघनित होकर बादलों के रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। जो दल शताब्दी एवं उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा की खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। ये सही है। मतलब वहाँ से जल वाष्पित हुआ और बहते हुए फिर जल वाष्प हुआ, इस तरीके से वो हरियाणा तक पहुँचा। संभव है। अलवड़ जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते एवं हिमनद हैं। महासागर एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। इसमें अधिकांश नमक, सोडियम क्लोराइड खाने में उपयोग किया जाता है, इसलिए नमक होता है। ये मैप है, देखिए जहाँ तक नीला है वो सब जल है। ये प्रशांत महासागर, ये उत्तरी अटलांटिक, ये दक्षिणी है, ये हिंद महासागर चारों तरफ, बीच में भूमध्य सागर, कैप्सियन सागर, ये सब जल हैं। यहाँ आर्कटिक सागर। लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। डायरेक्ट पूछा जा सकता है, इससे इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से। जल का वितरण। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग, कितना भाग? 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यदि धरती का थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? गुड क्वेश्चन। अगर पृथ्वी पे 3/4 हिस्सा जल है और पृथ्वी की बहुत जगह पे थल मतलब स्थल मंडल से ज़्यादा जल मंडल है इतना बड़ा, तो भी कई सारे देश में कई जगहों पे जल की कमी क्यों? तो जल की कमी इस वजह से है क्योंकि पीने योग्य पानी कम है।
पीने योग्य पानी कम है। महासागरों का पानी पीने योग्य नहीं होता क्योंकि उसमें लवणता पाई जाती है, नमक पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड। इसी वजह से ज़्यादातर महासागर ही हैं। क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? निम्नलिखित तालिका में जल वितरण का प्रतिशत दिया गया है। महासागर 97.3%, मैक्सिमम देखिए महासागर में। बर्फ छत्रक 2%, भूमिगत जल 0.68%, मतलब 1% से भी कम। झीलों की लवण जल 0.09%, स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें 0.09%, वायुमंडल में 0.0019%, नदियाँ 0.001%। इस तरीके से 100% हुआ। तो मैक्सिमम महासागरों में है, इसी वजह से पीने योग्य पानी की कमी है। इजराइल में मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें पलव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। साधारण क्रियाकलाप द्वारा जल के वितरण को प्रदर्शित किया जा सकता है। क्रियाकलाप बॉक्स देखें। क्रियाकलाप 2 लीटर जल ले लें। मान लें यह पृथ्वी की सतह पर जल की संपूर्ण मात्रा है। बर्तन में 12 चम्मच जल मापकर दूसरे कटोरे में रखें। बर्तन में जल निकालने के बाद शेष जल लवणीय जल को दर्शाता है जो महासागर एवं समुद्र में पाया जाता है। यह जल उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है, यह लवणीय जल होता है। कटोरे में निकाल कर रखा गया 12 चम्मच जल पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण अलवण जल की मात्रा को दर्शाता है। चित्र में यह जल के वितरण को दर्शाया गया है। आप स्वयं देख लें कि जल की कितनी मात्रा उपभोग कर सकते हैं। बहुत कम। जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद कर देते हैं? महासागरीय परिसंचरण। समुद्र तट पर नंगे पैर चलने के लिए कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलीन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत, सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है, यह कभी शांत नहीं रहता। महासागर की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब जल संचरण को विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगें उत्पन्न होती हैं। जितनी ही तेज पवन बहती है तरंगें भी उतनी ही बड़ी होती हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तरंगें समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद को जल में गिर जाती है तो क्या होता है? यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हीं को क्या कहते हैं? तरंगे कहते हैं। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती हैं। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर की ऊंचाई वाला विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती हैं, जिसे सुनामी कहते हैं।
जिसे सुनामी कहते हैं। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया है। ये तरंगें 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्र में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। सुनामी बहुत ही सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंग, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय अक्सर पोत जो बंदरगाह होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, तो उसी के नाम पे पड़ा है। ये जापानी का, ये 2004 के सुनामी के तांडव के बारे में बताया गया। ज्वार भाटा दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है उसे भाटा कहते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आता है। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल आकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। तीनों सीध में होते, सबसे ऊंचा उठता है, नहीं तो चंद्रमा की वजह से ज्वार भाटा में परिवर्तन होते हैं। इस ज्वार को बृहद ज्वार कहते हैं। अक्सर पूछा जाता है बृहद ज्वार कब होता है, जब तीनों एक सीधी रेखा में हों। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशा में महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार कहते हैं। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। ये जलस्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ लेते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटों से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। एक बाल्टी को नल के पानी से 3/4 भरें। बाल्टी के एक ओर निंजन छड़ डालकर पानी को गर्म करें। दूसरे ओर फ्रिज से निकली बर्फ डालें। एक बूंद लाल स्याही डालकर संवहन की प्रक्रिया के द्वारा धारा के मार्ग का निरीक्षण कीजिए। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म एवं ठंडी हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। तब भूमध्य रेखा के निकटतम हमेशा वहीं पे होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। ठंडी धाराएं ध्रुवों एवं उच्च अक्षांशों के उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। लैब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र में माना जाता है। जापान के आसपास एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर इसके कुछ उदाहरण हैं जहाँ पे बहुत मछलियाँ पाई जाती हैं। ये वाला जो हिस्सा है इधर जापान है, ये वाला यहाँ पे मछलियाँ बहुत पाई जाती हैं।
जब गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ कोहरे का मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा होती है। वर्षण क्या है, जल चक्र क्या है, लहरों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं, ज्वार भाटा क्या होता है और ये कैसे उत्पन्न होता है, महासागरीय जल धाराएं क्या हैं। तो इस तरीके से प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारा शेयर करें। थैंक यू।